ये वीडियो बिगिनर्स इन म्यूचुअल फंड के लिए बनाया गया है। वेलकम टू द बेसिक गाइड ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुतों ने इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा होगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको स्टॉक्स की दुनिया नहीं समझ में आती। कौन सा स्टॉक्स खरीदे, कब सेल करे, ये सब नहीं समझ में आता। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड जो है उनकी फाइनेंशियल जर्नी का एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और इसमें आप मिनिमम 500 की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, what is SIP and lump sum and what are the tips for beginners to invest in mutual fund। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ 5,000 की मंथली SIP से हम करोड़ों कैसे कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक IPL की क्रिकेट टीम है, लेट्स सपोज मुंबई इंडियंस की टीम है। तो उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी से लेते हैं, लाइक बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर, और उनकी जो बिडिंग होती है वो अलग अलग प्राइस पे होती है। फिर जब अगर हम टीम का पर पर्सन जो है एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो वो अलग आएगा। इसी तरीके से इस सिनेरियो में जो एक टीम है वो रिप्रेजेंट करती है म्यूचुअल फंड को और जो प्लेयर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड में डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है विद डिफरेंट यूनिट्स जो उस फंड मैनेजर के स्टाइल में डाइवर्सिफाइड होते हैं। उस फंड की होल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट निकल के आता है उसको उसके यूनिट के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो फिर उस म्यूचुअल फंड का जो है वो यूनिट प्राइस निकल के आता है। अब आप सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। यहाँ पे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेबी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इंडिया में कैपिटल मार्केट को प्रमोट एंड रेगुलेट करता है। सेबी हमारा फाइनेंशियल मार्केट वॉचडॉग है जो कि इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ फेयर एंड एफिशिएंट हो रहा हो। ये सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर एक स्ट्रिक्ट चेक रखता है और इन म्यूचुअल फंड हाउसेस को सेबी के अंडर रजिस्टर्ड एंड अप्रूव होना पड़ता है, इससे पहले कि वो अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट में लॉन्च कर सके। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। सभी म्यूचुअल फंड सेम नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को कैटर करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट वन इज इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड डेट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बेसिकली शेयर एंड स्टॉक्स ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, ये जो होते हैं वो लो रिस्क होते हैं और लो रिटर्न्स देते हैं, सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं वो इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारी बिगनर्स के लिए होने वाली है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या तो एक्टिव होते हैं या तो पैसिव होते हैं। एक एक्टिव फंड में फंड मैनेजर मार्केट को स्कैन करता है, कंपनीज पर रिसर्च करता है और उनकी परफॉर्मेंस को एग्जामिन करता है, फिर इन्वेस्ट करने के लिए उनमें से कौन सा स्टॉक्स बेस्ट है वो ढूंढता है। वहीं एक पैसिव फंड में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को बिल्ड करता है, किसी पॉपुलर मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी। पैसिव फंड अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स के स्टॉक्स को ट्रैक करता है और उन्हीं सेम स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करता है जैसा कि इंडेक्स कर रहा हो। तो क्योंकि पैसिव फंड में फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग नहीं होती है फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, तो इसमें जो फंड मैनेजर की फीस होती है वो लोअर होती है देन द एक्टिवली मैनेज फंड। नाउ बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज की। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल कैप फंड, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, डिविडेंड यील्ड फंड एंड ELSS।
जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनका जो मार्केट कैप होता है वो लेस देन 5000 होता है। मिड कैप का जो मार्केट कैप होता है वो 5000 टू 20000 करोड़ का होता है। वहीं जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं वो एबव 20000 करोड़ का मार्केट कैप होता है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है उनमें जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के होते हैं। वहीं जो म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उनमें जो स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप कंपनीज के होते हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज के होते हैं। अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो ऐसा नहीं होता कि सारे ही जो उसमें इक्विटी है वो लार्ज कैप कंपनी से है। उसमें ऐसा होता है कि जो मिनिमम 60% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए और बाकी जो है मिड एंड स्मॉल हो सकते हैं। वैसा ही स्मॉल कैप में ऐसा नहीं हुआ कि 100% जो स्टॉक्स होंगे वो स्मॉल कैप से होंगे। उनमें भी ऐसा है कि 60% जो है वो स्मॉल कैप से होंगे और बाकी जो है वो मिड एंड लार्ज से होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफाइड कैप म्यूचुअल फंड। इसमें जो होता है वो लार्ज, मिड एंड स्मॉल के डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसा कि हम उनको कभी मल्टी कैप भी बोलते हैं और फ्लेक्सी कैप भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। इसमें ये होता है हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर लाइक फार्मा, आईटी, मीडिया, सिर्फ उन्हीं सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेक्टोरल फंड होता है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड वो थीम बेस्ड होता है। जैसे किसी थीम पे हम थीम वाले स्टॉक्स को ही सेलेक्ट कर रहे हैं लाइक कंज्यूमर बेस्ड एंड पीएसयू स्टॉक्स एंड ईएसजी एक्सेट्रा। नाउ डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो एक रेगुलर डिविडेंड देती हैं। बेसिकली ये जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के होते हैं जो बहुत ही स्टेबल होते हैं विथ गुड ब्रांड इमेज और ये एक सेफ रिटर्न भी देती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जो है ये म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी एंड इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इनमें जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है और इनमें अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स में हमें 1.5 लाख तक की छूट भी मिलती है। हमने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अब अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए। तो इसमें जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है लॉन्ग टर्म रिटर्न। कभी भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो प्रीवियस कुछ साल का ही सिर्फ हमें उसका रिटर्न नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना चाहिए कि प्रीवियस लॉन्ग टर्म में उसने कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है, लाइक 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर रिटर्न उसका कितना है उसको कंपेयर करें और ये भी देखें कि उसके म्यूचुअल फंड के मैनेजर की उस म्यूचुअल फंड में क्या स्ट्रेटेजी रही है थ्रू आउट द ईयर्स। नाउ द सेकेंड वन इज एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड। इसमें आप एक एक्टिव फंड लेना चाहते हैं या पैसिव फंड लेना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि जो एक्टिव फंड होते हैं उनमें फंड मैनेजर की फीस ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज होते हैं और पैसिव में फंड मैनेजर की फी थोड़ी कम होती है। नाउ द थर्ड वन इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल कितने करोड़ के एसेट्स हैं ये दिखाता है AUM। तो अगर AUM किसी भी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उसमें क्लाइंट ज़्यादा हैं तो उससे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है और वो जो AUM जिसके ज़्यादा होते हैं तो वो मार्केट स्टॉक्स को भी ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट डिसएडवांटेज कि जो इनका AUM बड़ा होता है उनमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो स्टॉक्स को इजीली सफल नहीं कर पाते हैं। वही लोअर AUM में स्टॉक्स को सफल करना फंड मैनेजर्स के लिए तो इजी होता है बट वो मार्केट स्टॉक्स को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं और उनका जो क्लाइंट बेस है वो भी बड़ा नहीं होता। नाउ रिस्क फैक्टर, जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कितना रिस्क है उस म्यूचुअल फंड में। जनरली क्या होता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में हमें लो रिस्क
होते हैं और वहीं जो स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो उन कंपनीज़ के स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं जो बहुत ही वोलेटाइल होती हैं और उनका जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा होता है, तो उनमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमें रिस्क ज़्यादा लेना है या हम सेफ जाना चाहते हैं, तो ये एक फैक्टर आ जाता है। नाउ डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, जब किसी भी म्यूचुअल फंड को हम सीधा म्यूचुअल फंड हाउस से या किसी ब्रोकरेज अकाउंट से खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान होता है, उनकी फीस जो होती है वो कम होती है। बट अगर वही प्लान हम रेगुलर प्लान है हमारा बैंक के थ्रू लेते हैं तो उसमें जो उनके चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट प्लान। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस रेशियो, मीन्स हर एक म्यूचुअल फंड का एक अपना अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। तो ये किसी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड का कम हो सकता है। तो आपको आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो ये देखिए कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मीन्स जब भी आप म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया और आपको कुछ ही दिनों बाद अगर उसमें उससे विड्रॉ करना है, तो ऐसे में कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो अगर आपने 1 साल से पहले निकाला तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ती है। बट कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी उसपे पेनल्टी नहीं लगती। नाउ द नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का ये दिखाता है कि जो उनके स्टॉक्स हैं उनकी सफलिंग जो है वो कैसी हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है विद इन अ ईयर सारे स्टॉक्स को चेंज करके दूसरे स्टॉक्स ले आता है तो उसका टर्नओवर रेशियो जो है वो 100% का हो जाएगा। तो ये टर्नओवर रेशियो जो है वो दिखाता है कि कितना फास्ट जो है वो सफलिंग हो रहा है और म्यूचुअल फंड मैनेजर की क्या स्ट्रेटजी रही है। नाउ फंड मैनेजर्स, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जो काफ़ी फेमस हैं और जिनका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। वहीं कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे होते हैं जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज ऑफ उनके म्यूचुअल फंड मैनेजर। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होती, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो अगर वो एक अच्छा फंड मैनेजर लेकर आए जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे हम, तो हो सकता है कि उस म्यूचुअल फंड का टर्न अराउंड होना शुरू हो जाए। ना बात करते हैं व्हाट इज एसआईपी एंड लमसम। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि हम सबने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही अगर किसी के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ना हो एक साथ ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो छोटे छोटे अमाउंट के एसआईपी करेगा जिसको वो मंथली पेमेंट करेगा। वहीं लमसम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक ही साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि हम जो है वो 5,000 की मंथली एसआईपी करके हम आने वाले सालों में कितने का रिटर्न पा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% माना है, जो कि अलग-अलग केस में अलग-अलग हो सकता है। जनरली जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो 12% का एनुअल रिटर्न देते हैं, मिड कैप 15% का और जो स्मॉल कैप होते हैं वो 18 टू 20% का रिटर्न देते हैं। बट अभी प्रीवियस 2-3 सालों में स्मॉल कैप ने हमें 30 टू 35% का भी रिटर्न दिया है। बट हम जो लेके चल रहे हैं वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ रिटर्न लेकर चल रहे हैं 12% का। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम मंथली जो है 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं विथ एनुअल स्टेप अप ऑफ 5%, मतलब कि हर साल हम उस इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ाते जाएंगे और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मैंने 12% डाला है और टाइम पीरियड 30 ईयर्स। तो ये हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो होगा अराउंड 40 लाख और जो टोटल वैल्यू उसकी होगी 30 ईयर्स बाद वो होगी 2,63 करोड़ रुपए की। तो ये जो 30 इयर्स का प्लान बताया वो ऐसे लोगों के लिए है जो अभी अपने 20s में हैं, मतलब अराउंड 25 अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो जब वो 55 के होंगे तो वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 2,63 करोड़ रुपए हो जाएगी। नाउ द सेकंड केस जिसमें हम 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं और वही एनुअल 5% के इंक्रीज के साथ, जिसमें मैंने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डाला है 12%।
टाइम पीरियड यहाँ पे हमने घटा दिया है 20 ईयर। तो फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अराउंड 20 लाख है, और जो हमें 20 ईयर्स के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी वो 68,68,000 होगी। तो ये जो अभी अराउंड 35 एज के करीब हैं, अगर वो अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं 5000 के एसआईपी करते हैं, तो आफ्टर 20 ईयर मीन्स 55 की एज पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो 68,68,000 ही होगी। नाउ द थर्ड केस, अगर हम अपने 45 वाली एज में हैं और सिर्फ हमारे पास अब 10 साल का ही टाइम बचा है, तो उसमें अगर हमने 5000 की एसआईपी करी विथ द सेम रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, वो 7,54,000 का होगा, और उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 13,93,000 की होगी। तो इसलिए हम जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें वो उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, और जितना ही देरी से करते हैं तो हमारा जो रिटर्न आएगा वो बहुत ही कम आएगा ना। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम मानते हैं कि आप अपने 30s में हैं, और तो फिर आप ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो हमने माना है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है वो 15% का रिटर्न देगा एनुअली, एंड जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो 20% का रिटर्न देगा एनुअली। तो अगर मैं 5000 की एसआईपी करती हूँ विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 5%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, और टाइम पीरियड डाला है मैंने 30 ईयर, कि आप 30 के हो और आपको 60 ईयर की एज पे क्या रिटर्न मिलेगा। तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो अराउंड 40 लाख इन्वेस्ट किया, और जो आपकी फाइनल जो टोटल वैल्यू आती है एट द एज ऑफ 60 वो आएगी 4,90,00,000 के लगभग। वहीं अगर दूसरा केस लें जिसमें हमने सेम 5000 की एसआईपी करी है विथ एनुअल इंक्रीज 5%, टाइम पीरियड 30 ईयर, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने 20% डाला है फॉर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो अराउंड 40 लाख ही होगा, बट जो फाइनल जो हमारी टोटल वैल्यू होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो होगी 14,99,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ 5% के एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के डिफरेंस के साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जब हमने 15% के रिटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट करी फॉर 30 ईयर्स, तो हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो लगभग 5 CR मिल रहा है। वहीं जो 20% रिटर्न के साथ हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो आफ्टर 30 ईयर्स उसकी जो वैल्यू हो रही है वो अराउंड 15 CR हो रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने अर्ली एज में हैं तो हम तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जिनकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो रिस्क ना लें, अपना सेफ रिटर्न करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जो हमें लगभग 12% का रिटर्न देते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप अभी अपने अर्ली एज में हैं तो अभी से इन्वेस्टमेंट करें कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। वहीं जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है तो वो तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, सेफ इन्वेस्टमेंट ही करेंगे तो उनको एक लोअर रिटर्न ही मिलेगा। तो हमने इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि हर कैटेगरी से कौन कौन से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।